ओके जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब ये 40 मिनट वाला मसला हमारे साथ होता है। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी सही से, क्लियर। ठीक है, ओके जी। अगली चीज़ है मेरे बेटे, देखो दे आर आस्किंग अबाउट डीसेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग ब्रेक। अब डीसेलरेशन का मतलब है कि आपके पास इनिशियल स्पीड 30 है, फाइनल स्पीड 0 है। डीसेलरेशन निकालना है। मैंने आपको अभी बताया था कि डीसेलरेशन का फॉर्मूला वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। अब v इज फाइनल स्पीड, हमारे पास फाइनल स्पीड है 0 माइनस इनिशियल स्पीड है 30 डिवाइडेड बाय टाइम है 4 सेकेंड्स। तो 30 अपॉन 4 माइनस में दैट बिकम्स 30 का हाफ इज 7.5। तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा -7.5। ये माइनस से घबराने का नहीं है क्योंकि ये डीसेलरेशन है, तो इसका आंसर नेगेटिव ही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ब्रेक्स। अब देखो उन्होंने एक्सेलरेशन यानी डीसेलरेशन निकाल लिया है, ठीक है। आगे ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं मास दिया हुआ होगा। ये लो, द टोटल मास ऑफ द कार इज 800 kg। तो अब यहाँ पे मेरे बच्चे फोर्स लगा देंगे, फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, F इज इक्वल टू ma। एफ आपने कैलकुलेट करनी है, एम है 800, एक्सेलेरेशन है 7.5 टन टन। आपका आंसर आया। ठीक। सी, यूजिंग आइडिया अबाउट फ्रिक्शन एंड डीसेलरेशन स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय। C1 बेटा, अब देखो वो आपसे कह रहा है कि आइडिया बताना, यूजिंग आइडिया अबाउट फ्रिक्शन एंड डीसेलरेशन। मतलब वो आपको डिस्कशन में लिमिट कर रहा है, वो लंबी लंबी नहीं करनी अब कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा और उसको बहुत जोर से जो है ना वो तो छोड़ो ठीक है। अच्छा, तो सी पार्ट 1, यूजिंग न्यू टायर्स रादर देन बैडली worn टायर्स। जब आप न्यू टायर यूज करते हो तो फ्रिक्शन बढ़ जाती है, डीसेलरेशन डीसेलरेशन कम हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी ज्यादा टाइम में गाड़ी की कम टाइम में गाड़ी की स्पीड कम होगी, यानी डीसेलरेशन विल इंक्रीज। तो फ्रिक्शन इज इंक्रीज एंड डीसेलरेशन विल इंक्रीज। C1। C2, कार स्किडिंग ऑन अ वेट रोड। कार स्किड कर रही है जी, कार स्किड उसी वक्त करती है जब फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो फ्रिक्शन कम हो गई, डीसेलरेशन भी कम हो गई, यानी गाड़ी देर से जाके रुकेगी, पता नहीं कब रुकेगी, अल्लाह मालिक। एंड द कार कैरिंग अ हैवी लोड ऑफ पैसेंजर्स। जब भी कार हैवी लोड लेके जा रही होती है तो फ्रिक्शन तो ज्यादा है और डीसेलरेशन भी ज्यादा हो जाती है, यानी गाड़ी जो है ना, क्योंकि वेट है, वेट की वजह से फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगी और डीसेलरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब गाड़ी को कम टाइम लगेगा स्टॉप होने। सो मेरा बेटा ये था जी आपका थिंकिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। ये वाले पास पेपर्स उठा के देख लो, सब यही है जो करो। तो फ्रॉम माय साइड काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स इज एंडेड। अभी बैठ के, पता है तुम लोगों ने क्या करना है, अभी तुम लोगों ने बैठ के काइनेमेटिक्स डायनामिक्स के सारे क्वेश्चन और वो कर लो। अच्छा, एक और छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा टॉपिक है, मास वेट डेंसिटी। वो भी 2 मिनट का 10 मिनट का टॉपिक है, उसको भी अगर बैठो तो वो भी एक साथ कर लो ताकि तुम लोग के शुरू के चारों टॉपिक एक साथ निपट जाए। टॉपिक है जी मास वेट डेंसिटी। आई नो आसान टॉपिक है इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका सिर्फ। मास की डेफिनेशन आपने जरूर लिखनी है, ठीक है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी एज कम्पेयर टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। मास की ऑफिशियल डेफिनेशन फ्रॉम नोट्स आप देख लेंगे, वेट की ऑफिशियल डेफिनेशन फ्रॉम नोट्स आप देख लेंगे, ठीक है। डेंसिटी की ऑफिशियल डेफिनेशन आप देख लोगे, सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन। फिर मास का यूनिट है मेरा बेटा किलोग्राम, वेट का यूनिट है न्यूटन, डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये इनके SI यूनिट्स है। मास को तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, लेकिन आपको डेंसिटी का एक और यूनिट भी मिलेगा, ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डेंसिटी आपको दोनों यूनिट्स में नजर आ सकती है, ठीक है। मास को मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं डिजिटल बैलेंस एंड मास स्केलर क्वांटिटी है। वेट को आप यूज नोट करने के लिए यूज करते हैं न्यूटन मीटर और स्प्रिंग बैलेंस, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
डेंसिटी के बारे में आप डेफिनेशन वगैरह देख लोगे, फॉर्मूला देख लिया, सब हो जाएगा, डेंसिटी का मसला है। अच्छा, एक फॉर्मूला है जी दैट कंपेयर्स मास एंड वेट, दैट इज W इज इक्वल टू mg, वेयर g इज ग्रेविटी, दैट इज ऑलवेज गिवन टू यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये जो अर्थ या कोई भी प्लेनेट पर यूनिट मास जितनी फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये डिपेंड करती है, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को बेसिकली हम वेट कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम जमीन पे रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपने वेट के इक्वल जमीन पे फोर्स लगाता है, ठीक है। और वो फोर्स जो है, जाहिर सी बात है, कैलकुलेट हो सकती है बाय इट्स वेट। ठीक हो गया। अच्छा, अब जी की वैल्यू के बारे में याद रख लो, वेट के बारे में याद रख लो कि वेट चेंज हो सकता है, वेट चेंजेस एज ग्रेविटी चेंजेस। अगर आप मून पे चले जाते हो तो वहां क्योंकि ग्रेविटी कम है इसलिए आपका वेट कम होगा, लेकिन मास के बारे में याद रखना है कि मास रिमेन सेम एवरीवेयर। ठीक है, मास हर जगह सेम रहता है। आखिरी बात आती है जी इनर्शिया। बेटा याद रखो, हैवी ऑब्जेक्ट्स को रोकना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनके ज्यादा मास की वजह से उनमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है जो उन्हें रुकने से रोकती है, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है सर? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी का नाम, जो क्या करती है, जो रेजिस्ट करती है। किस चीज को रेजिस्ट करती है? चेंज ऑफ स्टेट को रेजिस्ट करती है। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन मास। वो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एक लड़का व्हील बैरो लेके जा रहा होता है, खाली खाली व्हील बैरो लेके जा रहा है तो उसको रोकना आसान है। वापसी में वो वही व्हील बैरो उसमें पानी के बड़े बड़े 2 कंटेनर्स लेके आ रहा होता है। अब एग्जामिनर पूछता है कि जी व्हाई इट इज हार्ड टू स्टॉप फिल्ड व्हील बैरो एज कंपेयर टू द एम्प्टी वन। तो उसका एक ही जवाब आएगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सिंस इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, देयरफॉर मोर मास, मोर इनर्शिया, more inertia, so change of state cannot be possible, या is difficult to possible. सिंपल। ठीक है जी। तो इनर्शिया का मतलब है चेंज ऑफ स्टेट को रोकना। चेंज ऑफ स्टेट ये सॉलिड लिक्विड गैस वाली नहीं, चेंज ऑफ स्टेट रेस्ट मोशन वाली। तो यहाँ पे जनाबे वाला हमने काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, मास वेट डेंसिटी को कंप्लीट किया। अब आप एक काम कीजिएगा, आप लोग जो है ना वो इसके दबा के पास पेपर्स करें। एंड काइनेमेटिक्स में और एनर्जी के मेरे जो पास पेपर्स हैं या एनर्जी का जो टॉपिक है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, उसमें वो भी है आपका स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट भी है, डिफॉर्मेशन। एक छोटू सा टॉपिक फिर भी रह गया हमारा इसी डायनामिक्स का, वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की जो बातें बतानी है वो सिर्फ ये कि देयर इज अ फोर्स, एक फोर्स है जो चीजों को सर्कल में घुमाती है। जब भी कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो याद रखो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रही है। कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है 3 चीजों पर। एफ लिख देता हूं मैं, एफ के नीचे छोटा सा सी बना देता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। इट डिपेंड्स ऑन मास, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। इट डिपेंड्स ऑन स्पीड का स्क्वायर, यानी अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट रहोगे आप। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोई बॉडी सेंटर से दूर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी, कोई बॉडी सेंटर के करीब है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी। इस केस में लेस सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और इस केस में मोर सेंट्रीपिटल। ठीक है। समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल गिव यू दिस
डायग्राम, वो कहेंगे कि भाई ये एक चीज है जो कि गोल घूम रही है, आपने बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स कहाँ है। तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है, जब भी कोई चीज सर्कल में घूम रही है, चाहे वो प्लेनेट है, चाहे वो हाजी साहिबान है जो कि खाना काबा के गिर्द घूम रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, कोई भी चीज है जो सर्कल में घूम रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर होती है। इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आने हैं आपके पास। ये देखो, लो जी कर लो बात। 36 बड़े मजे से कर लेंगे आप। द डायग्राम शोज एन एरोप्लेन टर्निंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये जो सर्कल वाली मोशन है, ये हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे होती है। मोशन इन अ सर्कल इज ऑलवेज एट कांस्टेंट स्पीड, फैक्ट है। ओके, तो विच डायरेक्शन शो द रिजल्टेंट फोर्स। अब ये देखो, ये यूं हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, यूं इस डायरेक्शन में। ओ भाई किधर निकल गए हो, मैंने घुमाया तो ये यूं घूम रही है, यूं। अब ये यूं घूम रहा है तो इसके सेंटर की तरफ एक ही फोर्स है, कौन सी, फोर्स डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरा बेटा डी। अच्छा, हो सकता है ये ना क्लियर हुआ हो, इसको देख लो। A particle P is moving in a horizontal circle. Direction of motion is given. Which statement is true? A force is constant size act on P in the direction of motion. क्या फोर्स यहाँ लगती है? The answer is no. The force of a constant side act on P towards O. ये इसका करेक्ट आंसर है। ये फोर्स लग रही है P से O की तरफ, which is centripetal force, which is force moving in a circle. तो याद रख लो, जब भी कोई चीज मूव करेगी सर्कल में, उसकी फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही होगी, लाजमी लाजमी और लाजमी। ऐसा एक और क्वेश्चन मिले मैं आपको करा दूं और फिर हम खत्म करें। ये 30 एग्जैक्ट सेम आ गया। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये लो, the diagram shows a motorcycle leaving over in order to move around a corner. Which force causes him to move around the corner? कौन सी फोर्स इसको कॉर्नर, इसको टर्न करने में हेल्प कर रही है? अगेन दैट इज, यूं टर्न कर रहा है, उस तरफ टर्न कर रहा है, तो इट विल बी सी टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। बल्कि सॉरी, इट विल बी ए टुवर्ड्स द सेंटर, आपको फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रही है। तो ये देखो ना, ये साइक्लिस्ट, ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है, वो यूं घूम रहा है, तो टुवर्ड्स द सेंटर एक ही फोर्स है, दैट इज दिस। डन हो गया जी। आप प्लीज इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा एंड प्लीज पास पेपर्स को भी करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लेट्स सी हम कितना कर लेते हैं। तो वी हैव डन, अगर मैं आपको लाऊं सिलेबस पे, तो हम लोगों ने अल्लाह के फजल करम से, माँ की दुआओं से, वी हैव डन विद मोशन। ठीक है, फिर वी हैव डन विद मोशन के बाद हम लोगों ने मास वेट भी कर लिया, थोड़ा क्विकली किया है लेकिन वी हैव डन इट। प्लीज इसके क्वेश्चन आंसर लाजमी कीजिएगा। डेंसिटी छोटा सा टॉपिक है, मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला शायद मैंने शो नहीं किया, बट वो प्लीज आप लोग देख लोगे, बहुत छोटा टॉपिक है। डेंसिटी ऑफ, याद रख लो बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करने का तरीका आपको आना चाहिए। अक्सर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे निकलती है, डेंसिटी ऑफ इरेगुलर शेप कैसे निकालते हैं, और रेगुलर शेप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इफ यू नीड टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, you will just take the volume by measuring cylinder, mass by digital balance, divide both, you will get density. रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी निकालनी है तो क्या करोगे सर, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि रेगुलर शेप है तो उसका वॉल्यूम का कोई ना कोई रेगुलर फॉर्मूला होगा। इफ देयर इज अ क्यूब तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, अगर कोई सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच ब्ला ब्ला ब्ला, तो उससे वॉल्यूम आ जाएगा फॉर्मूला से, और मास डिजिटल बैलेंस से आ जाएगा, डेंसिटी आ गई। इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है तो डेंसिटी निकलती है बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकलेगा। एंड सबसे पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का मास निकालोगे डिवाइडेड बाय
वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से V2 माइनस V1 करके आपने वॉल्यूम निकालना है और उस वॉल्यूम को यहाँ डिवाइड करा देना है टू फाइंड डेंसिटी। इर्रेगुलर शेप का वो बहुत बार पूछते हैं, तो इर्रेगुलर शेप को ज्यादा जरा फोकस से कर लीजिएगा। टर्म्स याद रखना कि आपने जब भी किसी चीज की डेंसिटी निकालनी है तो मास हमेशा पहले निकालना है, वॉल्यूम बाद में निकालना है। यू विल काउंट, you will measure mass first and then you will find volume। ठीक है, ओके जी। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। न्यूटन थर्ड लॉ याद रखिएगा। न्यूटन थर्ड लॉ आपको पता ही है, एक्शन का रिएक्शन होता है। एक बॉडी दूसरी बॉडी पे अगर फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी पहले पे लगाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ठीक है, और ये इसका कोई क्वेश्चन अगर मुझे नजर आता तो मैं करवा दूंगा। हाँ, ये न्यूटन थर्ड लॉ वाला जो अक्सर क्वेश्चन है ना, वो किसी न किसी के साथ अटैच होके ही आता है, किसी न किसी क्वेश्चन के साथ। तो आई आई विश कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढ सकता, बट नहीं ढूंढ पाया। ओके, तो प्लीज न्यूटन का जो लॉ है वो याद रखिएगा, थर्ड लॉ स्पेशली। अक्सर वो पूछते हैं कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा। ठीक है जी, ये हुआ हमारा मोशन का टॉपिक पूरा, अलोंग विथ फोर्सेस एंड अलोंग विथ फ्रिक्शन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में तुम लोग के मत्थे मार रहा हूँ। कल जब हम लोग करेंगे, या मैं जो है ना वो वीडियोस अपलोड कर दूंगा, बल्कि टर्निंग इफेक्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वीडियो अपलोडेड है। हाँ, मोमेंटम देना है तुम लोग को, बस मोमेंटम प्रोवाइड करके फिर हमारा जनरल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बाकी वीडियोस मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे, इंक्लूडिंग क्वेश्चन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के थर्मल का भी कुछ काम है, कल हम इंशाल्लाह वेव्स करें, और वेव्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के पास पेपर्स करने के बाद वाइंड अप कर दें। आपकी जो भी क्वेरीज हुई वो आप मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, और क्वेरीज बेस्ड अगर क्लास रखनी होगी तो वो भी हम लोग रख लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं।